वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के जॉइंट रीजन्स स्टडी करेंगे। आप जब हम रीजन स्टडी करेंगे तो हमें वहाँ के फिज़िकल लैंड फॉर्म्स, वहाँ का क्लाइमेट, उनकी इंडस्ट्री में, एम्प्लॉयमेंट में, सोसाइटी और कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है, सब समझ आ जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के कंबाइंड रीजन्स करने जा रहे हैं हम। जब ये रीजन्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम कनाडा कर लेंगे, हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल अप्रोच द रीजन्स। पहले हम एक बार इमेज देख के समझें कि रीजन वाइज अप्रोच क्या होगा, कैसे अप्रोच होगी। देखिए, हम इन रीजन्स की बात कर रहे हैं। देखिए, इन रीजन्स की बात कर रहे हैं हम, कैसे पढ़ेंगे रीजन्स को, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, ये पूरा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आपको बना के दिखाया हुआ है। हाँ, इसमें मैक्सिको नहीं है इस समय, क्योंकि हम कल्चरली और फिज़िकली सिमिलर क्वालिटीज़ रखने वाले कनाडा और यूएसए को पहले पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ये कनाडा और ये यूएसए हमें क्लियर दिख रहा है कि ये इनके बीच का बॉर्डर है। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल लगाया हुआ है, ये सर्कल लगाया हुआ है, ये कोर एरिया है। ये कोर एरिया है। मैंने बोर्ड पे इस समय लिखा भी इसी कोर एरिया के बारे में, हम करेंगे इसको। पर अब हम ओवरऑल देखें कि किस किस तरह के रीजन एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट कोर एरिया रीजन एग्जिस्ट करता है, साउथ अमेरिका एक रीजन है, साउथ वेस्ट अमेरिका एक रीजन है, वेस्ट कोस्ट एक रीजन है यूएसए का, फिर वेस्ट कोस्ट कनाडा का, तो कंबाइंड वेस्ट कोस्ट एक रीजन है। तो साउथ इज़ द रीजन, साउथ वेस्ट इज़ द रीजन, वेस्ट कोस्ट इज़ द रीजन। फिर ये है मिड वेस्ट, मिड वेस्ट, ये है माउंटेन वेस्ट, दिस इज़ मिडल वेस्ट। तो यहाँ से शुरू करें अगर और यहाँ तक जाएं, तो यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक जाते हुए ये एग्जैक्ट तो मिड नहीं है, थोड़ा मिड है पर वेस्टर्न साइड पे, तो इट्स अ मिड वेस्ट। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हम जानते हैं द माउंटेन इम्पैक्ट, सो ये माउंटेन वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट, साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट अमेरिका, वेस्टर्न, वेस्ट कोस्ट, मिड वेस्ट, माउंटेन वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट कोर एरिया। ओके, और इसके बारे में जब हम बात करेंगे, ये येलो रीजन कुछ और ये वाला येलो रीजन, यानी कि ये यूएसए का येलो कुछ और ये कनाडा का येलो कुछ एरिया, जब हम इसकी बात करेंगे तो ये टेरिटरी बनेगी एटलांटिक रीजन ऑफ कनाडा। ठीक है, जिसे आप मैरीटाइम कनाडा भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मैरीटाइम कनाडा। उसके बाद आपके सामने दिस इज़ द क्यूबेक एरिया, द फ्रेंच कनाडा। ये देखिए साउथ कनाडा, ये देखिए प्रेरी प्रोविंसेस, मैंने बताया था द ग्रासलैंड्स। और उसके बाद फिर ये वेस्ट कोस्ट ही आ गया, और इसके बाद ये पूरा लाल वाला द फार नॉर्थ, ये पूरा लाल द फार नॉर्थ। ओके, इस तरह से हम इन रीजन्स को स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इस नॉर्थ ईस्ट रीजन को। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन में थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, आप लॉजिक से देखें। अब लॉजिक से देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर का मिड वेस्ट भी आ रहा है। इसमें देखिए जो रेड कलर का साउथ रीजन बताया है उसका बिल्कुल नॉर्दर्न मार्जिन भी आ रहा है। इसमें देखिए जो नॉर्थ ईस्ट है अमेरिका का येलो, इसका पूरा तो नहीं लेकिन एक हिस्सा आ रहा है मिड तक का, ये वाला रीजन। और इसी में देखिए आप आगे चल के तो ग्रेट लेक एरिया का भी कुछ रीजन आ रहा है, यानी कि हमें दिख रहा है कि साउथ कनाडा का कुछ हिस्सा, यानी कि ओंटारियो रीजन का कुछ हिस्सा, और वहाँ की कैपिटल ओटावा और वहाँ की लार्जेस्ट सिटी टोरंटो आ रही है इसमें, हम देख पा रहे हैं ना। और अगर हम अब इसको बड़ा कर देते हैं, इस तरह से मैं अगर बड़ा करता हूँ तो अगर मैं इन रीजन्स की बात करूँ तो ये इम्पॉर्टेंट, जैसे कि ये मैसाचुसेट्स का इलाका है। ओके, इनको अब मैं दिखाऊंगा आपको एक दूसरे मैप में भी। पहले आप इन स्टेट्स के बारे में सारा समझ लीजिए, दीज आर द स्टेट्स, है ना, अलग अलग स्टेट्स हैं। तो अब इन स्टेट्स के बारे में समझने के लिए हम एक और मैप देखते हैं। इतना समझ आ गया हमें कि हम किस रीजन को मेनली पढ़ने जा रहे हैं। तो आई विल शो यू द मैप्स, उसके बाद काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। मैप से ही देख लेते हैं, एटलस से ही, वो ज़्यादा क्लियर कर देगा।
एज़ कम्पेयर टू इमेजेस। 91 नंबर पेज आपके ऑक्सफोर्ड के स्कूल एटलस में या 91 बनेगा या 92 बनेगा। तो अब हम ध्यान से अगर इस क्षेत्र को देखें तो यहाँ पर आप नोटिस करिए क्या किस किस तरह के रीजन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको पेंसिल्वेनिया दिखेगा, वर्मोंट भी दिखेगा, मैने भी दिखेगा, न्यू हैम्पशायर भी दिखेगा, व आपको मैसाचुसेट्स भी दिखेगा, रॉड आइलैंड भी दिखेगा, न्यूयॉर्क भी दिखेगा, कनेक्टिकट भी दिखेगा, ओहियो भी दिखेगा, ये सब दिखेंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि आपको ये रीजन में दिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सिटीज़ हैं, सब कुछ हैं, इसलिए यहाँ नहीं निकला। तो अब मैं आपको यहाँ से वो मैप के वाया दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए अब दिस मैप इज़ गुड। तो यूएसए का मैप देखिए सभी स्टेट्स के साथ यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ध्यान से देखिए, जब हम ऊपर कनाडा की तरफ गए, देखिए यहाँ पे मैने नज़र आया आपको, द मेन है ना। उसके साथ ये देखिए ये न्यू हैम्पशायर है, और ये देखिए ये वर्मोंट है, ये वर्मोंट है। ये देखिए नीचे ये छोटा सा द स्मॉल वन, दिस इज़ द रोड आइलैंड, और ये वाला दिस इज़ द मैसाचुसेट्स। ये देखिए ये कनेक्टिकट है, ये देखिए ये पूरा न्यूयॉर्क है, ये देखिए ये येलो कलर का दिस इज़ द न्यू जर्सी। ओके, ये देखिए ये पेंसिल्वेनिया, और इसके बीच में देखिए ये छोटा सा ये देलावर है, ये पूरा का पूरा ये गुलाबी रंग का ऐसा ये मैरीलैंड है, दिस इज़ द मैरीलैंड। ओके, उसके बाद ये देखिए ये सारा वर्जीनिया, ये वेस्ट वर्जीनिया। तो ये हमने देख लिए पहले छोटे छोटे सारे। अब इधर आ जाइए आप, देखिए ये ग्रेट लेक रीजन और पेंसिल्वेनिया के साथ ये ओहियो है। उसके बाद इधर देखिए ग्रेट लेक्स के बिल्कुल सेंटर में ये मिशिगन है, क्लियर है। उसके बाद आप देखिए ये इलिनॉइस है, इलिनॉइस, ये आयोवा, ये इंडियाना। तो आयोवा, इलिनॉइस, इंडियाना, ओहियो, पेंसिल्वेनिया एक साथ ही जा रहे हैं ना चारों, है ना, एक साथ ही जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, देखिए आयोवा, इलिनॉइस, इंडियाना, ओहियो, पेंसिल्वेनिया, और फिर ये ध्यान से देखिए न्यूयॉर्क, यहाँ पर देखिए कनेक्टिकट, रॉड आइलैंड, मैसाचुसेट्स, ये देखिए वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, मैन। तो ये इस तरह से आ रहे हैं ना। अब हम आते हैं उस रीजन के ऊपर। अब हमने आपको जो रीजन दिखाया था सर्कल किया हुआ, एक बार उसके ऊपर आते हैं, फिर आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखिए, हाँ अब देखिए इसके इस सर्कल को ऑब्ज़र्व करिए, तो आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो गई होंगी, क्लियर। ये सर्कल एक बार देखिए, ये ग्रेट लेक रीजन को ऑब्ज़र्व करिए, और साथ के ही साथ इस मैप को देखिए, देखिए इस उस सर्कल को देखिए और इस रीजन को देखिए। तो आपको ये रीजन देखिए ग्रेट लेक के बीच में ये क्लियरली नज़र आ रहा है, दिस द मिशिगन एरिया, दिस द मिशिगन एरिया। ओके, मिशिगन के नीचे इन दो स्टेट्स, यानी कि ये है तो मिड वेस्ट रीजन, पर उनके ये दो स्टेट्स का रीजन भी इसमें कवर हो रहा है। तो आप इस मैप के अंदर देखिए, देखिए इंडियाना और ओहियो। ओके, इंडियाना और ओहियो, तो मिशिगन, इंडियाना, ओहियो ये सब कवर हो रहा है ना, है तो ये मिड वेस्ट ही। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखिए इस मैप के अंदर ये थोड़ा सा इलाका ये विस्कॉन्सिन का भी कवर हो गया है ना, इंडियाना, ओहियो, और ये सारे के सारे जो मैंने अभी आपको दिखा रहा था कि मैन है, ये कनेक्टिकट है, ये रॉड आइलैंड है, मैसाचुसेट्स है, न्यू हैम्पशायर है, वर्मोंट है, मैन है, ये वो सारे है कि नहीं। और हम इस तरफ भी चले गए थे, न्यू जर्सी है, न्यूयॉर्क है, दिलावरे है। तो अब यहाँ पर आ जाइए, आप देख लीजिए दोबारा से, ये देखिए आपको नज़र आ गए, देखिए पेंसिल्वेनिया है, ये मैरीलैंड है, ये दिलावरे है, ये न्यू जर्सी है, न्यूयॉर्क है, ये कनेक्टिकट है, रोड आइलैंड है, मैसाचुसेट्स है, ये वर्मोंट है, ये न्यू हैम्पशायर है, ये मेन है। तो आप वहाँ पर आ करके देख लीजिए, ये सारे क्लियर हो गए हमें, है कि नहीं, कोई डाउट, कोई डाउट। ये बड़ा सा रेक्टेंगुलर ब्लॉक पेंसिल्वेनिया, ये उसके ऊपर न्यूयॉर्क, लुक एट दिस न्यूयॉर्क। ओके, पेंसिल्वेनिया के साथ नीचे के ये जो रीजन
जिनका जस्ट हल्का सा ऊपर ऊपर का एरिया उस कोर एरिया में आ रहा है, वो वर्जीनिया का नॉर्थ, वेस्ट वर्जीनिया का भी नॉर्थ है कि नहीं, और मैरीलैंड, ठीक है। उसके बाद ये रीजन, ये देखिए, ये रोड आइलैंड है, ये रोड आइलैंड है, ये कनेक्टिकट है, ये मैसाचुसेट्स है, ये वर्मोंट है, ये न्यू हैम्पशायर है, और ये पूरा मेन है, ये उसका इलाका है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये कनेक्टिकट है, ये रोड आइलैंड, ये मैसाचुसेट्स, वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, मेन, है कि नहीं। तो अब हम एक्चुअली में जो बोर्ड पे लिखा है उसे समझ पाएंगे। हमने ये समझना है, जब भी हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं लंबे समय के लिए, एक दिमाग में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, उस अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें हमेशा चीज़ें मैप से कोरिलेट करके देखनी है। अगर एक लंबे समय की अंडरस्टैंडिंग बन गई तो 10-12 में से 5-6 नाम भूल भी रहे हैं, मैं क्लियर बता दूं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी अगर उस रीजन के आप 4 से 5 भी सही नाम लिख ले रहे हो एग्ज़ाम में, या बता पा रहे हो और आप कोरिलेट कर पा रहे हो। आपको मैच द कॉलम आ गया और वर्ल्ड के 4 रीजन दिए हैं, 4 तरह की ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए। जैसे ये रीजन दिया हुआ है इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, जैसे आपको एक रीजन दिया जाएगा जो फिशिंग से जुड़ा होगा, जैसे एक रीजन दिया जाएगा मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का या न्यूजीलैंड का कोई रीजन दिया होगा डेयरी फार्मिंग से जुड़ा हुआ, और एक रीजन दिया होगा टूरिज़्म से। तो यू हैव टू मैच द कॉलम, और वो मैच द कॉलम ईजिली हो जाएगा अगर आपने एक बार भी लाइफ में अच्छे से ज्योग्राफी में मैप के वाया उस रीजन को कोरिलेट करके देखा है। और यही क्वेश्चन फेवरेट हैं एग्ज़ाम यूपीएससी के, ये मतलब वो इस मैच द कॉलम के वाया ही आपके 4 रीजन की नॉलेज को चेक कर गया, और उन्हें क्या चाहिए, उसने देख लिया कि इसने पढ़ा भी है कि नहीं। और वो ये क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म करते हैं कि जो टेबुलर फॉर्म में कहीं से हम एक पेज से रट्टा मारेंगे उसके वाया ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हम हमेशा कंफ्यूज होंगे। वो क्वेश्चन इतना को लॉजिकल तो रखेंगे कि हम कंफ्यूज हों अगर हमने प्रैक्टिस मैप के वाया नहीं की, क्योंकि बनाना तो हमें ऑफिसर है, और दुनिया भर की सरगर्मियों को, दुनिया भर में हो रही डेवलपमेंट्स को या कॉन्फ्लिक्ट्स को या कंसर्न्स को हम आने वाले समय में बीइंग ऑफिसर अंडरस्टैंड कर पाएँ, उसके लिए हमारी जो एक गेन्ड नॉलेज है प्रेपरेशन के दौरान, उसी को ही वो आगे कैपिटलाइज करते हैं ना, यूटिलाइज़ करते हैं ना। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि स्टीरियोटाइप से लोग कम से कम सेलेक्ट हों। एक डाइवर्स और वाइब्रेंट नॉलेज विद रैशनैलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, तो अब देखिए, अब ये नाम आपको हमेशा दिमाग में रहेगा कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट रीजन, दैट इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न कोर। वी विल स्टडी द टर्म कोर, so that is the northeast area, so it includes the upper midwest। अब अपर मिडवेस्ट सुनते ही हमारे दिमाग में आने लगा ग्रेट लेक, इधर विस्कॉन्सिन है ना, फिर मिड वेस्ट के थोड़े उत्तरी ओहियो, इंडियाना, इलिनॉइस, ये सारे हमें दिखने लगे ना। और सेंटर में जो था, ग्रेट लेक के बीच में जो था, मिशिगन। तो अब हमें ये हमेशा के लिए दिमाग में फिट रह जाएगा, द रीजन सराउंडिंग द ग्रेट लेक्स। ओके, सो अपर मिड वेस्ट आ रहा है उसमें। देखिए, हम देख लेते हैं जो सेंटर में था, दैट इज़ मिशिगन। फिर देख लीजिए इलिनॉइस, इंडियाना, ओहियो, ये इसमें कवर होते हैं। और उसके बाद अब देखिए द मिड अटलांटिक स्टेट्स। अब हम अटलांटिक कोस्ट की बात कर रहे हैं, है ना। तो अटलांटिक कोस्ट की जब बात कर रहे हैं तो हम इसको ले लें अगर यूएसए और कनाडा को, तो मिड अटलांटिक स्टेट्स, द मिड अटलांटिक स्टेट्स वो कौन से हुए, आप ध्यान से देखिए। द पेंसिल्वेनिया, द न्यूयॉर्क, मैरीलैंड जहाँ वाशिंगटन डीसी, द मैरीलैंड, न्यू जर्सी, नॉर्दर्न वर्जीनिया, ये हो गया, ये मिड अटलांटिक स्टेट्स हो गए, अटलांटिक मिड, तो ये सारे उसमें आ जाएंगे। तो पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, मैरीलैंड, न्यू जर्सी, नॉर्दर्न वर्जीनिया, क्लियर। अब बात आती है साउदर्न न्यू इंग्लैंड। ओके, क्लियर है ना। अब ये देखिए,
तो हमने अभी तक रीजन वाइज देखें तो इस नॉर्थ ईस्टर्न कोर रीजन में भी हमने 3 रीजन देख लिए ना कोलैबोरेट होते, कोइंसिडेंस हो रहा है ना, कोइंसाइड कर रहे हैं रीजन। हम पढ़ रहे एक रीजन रहे हैं, बट वो सर्कल नहीं भूलना हमने। एक ये सर्कल में देखो कई रीजन कोइंसाइड कर रहे हैं ना, मोटा मोटी तो देख लें 1 2 3 4 रीजन आ रहे हैं इसमें। तो उसमें से हमने पहला रीजन देख लिया द अपर मिड वेस्ट, और दूसरा रीजन हमने देख लिया द मिड अटलांटिक स्टेट्स, और तीसरा रीजन हमने देख लिया, आप देखिए दिस इज साउदर्न न्यू इंग्लैंड। और वैसे अगर आपसे कोई पूछे, जब भी बात आएगी हम इसे रीजन को भी पढ़ने ही वाले हैं, वैसे आपसे कोई पूछे कि भाई न्यू इंग्लैंड रीजन कौन सा है, तो इंग्लैंड वाले जब इधर आए तो न्यू इंग्लैंड रीजन वैसे ये यूएसए देखा हमने। अच्छा वैसे यूएसए की शेप देखो, जैसे कि ये पूंछ हो, ये पाँव हो, ये मुंह हो, जैसे कोई बड़ा सा जीव इस तरह से खड़ा है। कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये एक लिम्ब है, ये दूसरी लिम्ब है, नीचे की तरफ ये पाँव है, और ये हेड है डाउनवर्ड पोजीशन में। तो ऑब्जर्व दिस। तो दिस इज़ होल वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट यूएसए, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका। यूएसए कह दिया मैंने, नॉर्थ अमेरिका को अच्छे से देखना। ओके अब इसमें देखिए दिस इज़ द न्यू इंग्लैंड रीजन। ये दिखाया आपको न्यू इंग्लैंड रीजन, देखा ना आपने। पहले इसको अब थोड़ा और सेटल करते हैं, थोड़ा और अच्छे से देखें। अब अकेले यूएसए पे आ गए हम, थोड़ा सा ही कनाडा दिख रहा है इसमें ना। दिस इज़ द न्यू इंग्लैंड। तो न्यू इंग्लैंड में प्रॉपरली क्या आता है, देखिए मैन आएगा, है ना, न्यू हैम्पशायर आएगा, देखिए वर्मोंट आएगा, मैसाचुसेट्स आएगा, रोड आइलैंड आएगा, कनेक्टिकट आएगा। न्यू इंग्लैंड में ही आएंगे ना। अब इसको ही थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए न्यू इंग्लैंड, दिस इज़ द न्यू इंग्लैंड ना, द न्यू इंग्लैंड। हमको तो अब याद ही हो गया ना वो सारे नाम, मेन, न्यू हैम्पशायर, वर्मोंट, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, है ना। तो अब ये देखिए, तो दिस इज़ द न्यू इंग्लैंड रीजन। ओके अब यहाँ पर देखिए नाम लिखा ही हुआ है, सारे क्लियर है। कनेक्टिकट है, रोड आइलैंड, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, वर्मोंट और मेन का इलाका। तो ऐसे में अब इसमें ये लिखा गया है कि अब अगर हम इस कोर एरिया की बात करें, तो ये है ना मेन, फिर है ना मेन, ये है ना। तो इसलिए वहाँ पर जब हमने न्यू इंग्लैंड रीजन की बात की तो उसमें वर्ड साउदर्न आ गया, साउदर्न न्यू इंग्लैंड स्टेट्स। ओके साउदर्न न्यू इंग्लैंड स्टेट्स ऑफ कनेक्टिकट, रोड आइलैंड एंड मैसाचुसेट्स। कनेक्टिकट, रोड आइलैंड एंड मैसाचुसेट्स, वो गोला बना हुआ है, वो उसके अंदर आएगा। इसमें उन्होंने अभी वर्मोंट और न्यू हैम्पशायर कंसिडर नहीं किया, अभी इसलिए नहीं कि अब जब हम न्यू इंग्लैंड पढ़ेंगे तब वो उसमें क्लियर हो जाएगा कि वो इस नॉर्थ ईस्टर्न कोर के साथ ओवरलैप करता है। तो उसमें उन्होंने पर्टिकुलरली काउंट इन रीजन्स को किया है, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड और कनेक्टिकट को। क्लियर। सो इसलिए तो वर्ड फिर न्यू इंग्लैंड का भी साउदर्न नाम रखा है ना, द साउदर्न न्यू इंग्लैंड स्टेट्स ऑफ कनेक्टिकट, रोड आइलैंड एंड मैसाचुसेट्स। और दूसरा रीजन तो हमें बिल्कुल क्लियर ही था, ये रीजन द साउदर्न ओंटारियो, कनाडा का रीजन द साउदर्न ओंटारियो। तो साउदर्न ओंटारियो, कैपिटल ऑफ कनाडा ओटावा, द लार्जेस्ट सिटी टोरंटो। तो अब आपको रट्टा नहीं मारना पड़ना, आपने अगर ये कोर रीजन देखना है नॉर्थ ईस्ट का, जिसके बारे में अभी हम ये सारी बातें पढ़ेंगे, उसके बारे में सीधा हमें मिड वेस्ट का अपर रीजन हमें सारा पता लग गया। उसमें मिशिगन का इलाका आता है, उसमें ओहियो आता है, इलिनॉइस आता है, इंडियाना आता है। क्लियर। वहाँ विस्कॉन्सिन आता है। इसके बाद हम जब आगे बढ़ गए तो अब हमने देखा मिड अटलांटिक। तो जब हमने मिड अटलांटिक देखा, पेंसिल्वेनिया आ गया, न्यूयॉर्क आ गया, न्यू जर्सी आ गया, और पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, नॉर्दर्न वर्जीनिया का इलाका आ गया, मैरीलैंड का एरिया आ गया। ओके उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने न्यू इंग्लैंड देखा, पर उसका साउदर्न रीजन, और उसमें क्या आ गया, हमने देखा मैसाचुसेट्स आ गया, कनेक्टिकट आ गया और रोड आइलैंड आ गया। और अब हम देख रहे हैं कनाडा का एक रीजन भी आ रहा है इसमें, दैट इज़ द साउथ ओंटारियो। तो साउथ ओंटारियो, फिर कैपिटल सिटी ओटावा और लार्जेस्ट सिटी टोरंटो। ये हम बात करने जा रहे हैं एक्चुअली अमेरिका के, यानी कि यूएसए एंड कनाडा के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, दैट इज़, इसको आप कहिए नॉर्थ ईस्टर्न कोर। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न कोर।
चलिए ये किन गुणों से भरा हुआ है आइए समझते हैं। इस नॉर्थ ईस्टर्न कोर के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले इसके फिज़िकल एनवायरनमेंट के बारे में समझें। इट इज़ वेरी डाइवर्स। अभी फिज़िकल मैप से समझाऊंगा कि वाई इट इज़ वेरी डाइवर्स। सबसे पहली चीज़ उसमें लिखी है इट इज़ क्वाइट डाइवर्स इंक्लूडिंग द नॉर्थ गल्फ अटलांटिक कोस्टल प्लेन। तो आइए अगर आप ये देखें, अगर आपने देखे हों, पहले हमने आपको रीजन्स पढ़ाए थे हमने, तो उसमें हमने देखा था कि दिस ग्रीन रीजन ये गल्फ़ है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, और ये अटलांटिक ओशन है। तो इट इज़ गल्फ़ अटलांटिक कोस्टल प्लेन। अब ये गल्फ़ अटलांटिक कोस्टल प्लेन यहाँ तक जा रहा है, और हम अगर उस गोले को ड्रॉ करें यहाँ पर, यानी कि हम अगर उस गोले को ड्रॉ करें यहाँ पर, तो इस गल्फ़ अटलांटिक कोस्टल प्लेन का नॉर्दर्न हिस्सा इसमें आ रहा होगा ना, उस गोले के अंदर नॉर्दर्न हिस्सा, यानी कि इस गल्फ़ अटलांटिक कोस्टल प्लेन का ये नॉर्दर्न रीजन उस गोले का पार्ट बन रहा होगा ना, नॉर्थ ईस्टर्न कोर का। तो एक तो इसमें ये भी आते हैं तटीय मैदानी इलाके, जिनका टेक्निकल नेम है द अटलांटिक गल्फ़ कोस्टल प्लेन, अटलांटिक और गल्फ़ कोस्टल प्लेन। और उसका कौन सा रीजन आ रहा है? नॉर्थ। तो वो किस में आ रहा है? नॉर्थ ईस्टर्न कोर में। तो आप ऐसा बता लीजिए कि नॉर्थ ईस्टर्न कोर का साउदर्न रीजन किस फिज़िकल फीचर से परिभाषित हो रहा होगा? एक हिस्सा होगा उसका गल्फ़ अटलांटिक कोस्टल प्लेन का नॉर्दर्न एरिया, है ना? ठीक है हरप्रीत, जो कोर एरिया है उसका साउदर्न रीजन किस फीचर से डिफ़ाइन हो रहा होगा? गल्फ़ अटलांटिक कोस्टल प्लेन के नॉर्दर्न हिस्से से। डन। सब देखिए, मैप से पढ़ने का फ़ायदा क्या? सारा कंटेंट मैप में ही आ जाता है। मैप के बाहर कुछ ज्योग्राफी पूरी मैप में है। अगर किसी ने मैप से पढ़ ली ज्योग्राफी, एक समय के बाद आप उसके सामने रीजनल ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी या कोई बुक मत रखना, बस उसको एक अमेरिका का मैप देना और उसको कहना चल समझाना शुरू कर। वो पहले तो आपको सारे रीजन्स बता देगा फिज़िकल वाले, फिर आपको सारे फॉरेस्ट दिखा देगा, फिर आपको सारे क्लाइमेट दिखा देगा, फिर आपको सारी सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे फिर रिलीजन दिखा देगा, फिर सारे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर सारे दिखा देगा इसी में। मतलब वो मैप से ही सारा पढ़ा देगा, ये दावा है मेरा। पर पहले बार उसे पढ़ना खुद मैप से है। यही ज्योग्राफी की इतनी वाइड इन्फॉर्मेशन लोग कहते हैं समेटेंगे कैसे, कभी प्रोड्यूस कैसे करेंगे? बिल्कुल खूबसूरत चीज़ है, मैप से करिए। जितनी भी वाइड हो सारी उम्र सहेजते रहो और बताते रहो लोगों को। ओके, अदरवाइज इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें यू कैन नॉट क्रैम। ये रट्टा कैसे मारेगा कोई? मतलब इसे लर्न करना तो इम्पॉसिबल चीज़ है। अब ऐसे स्टेट लर्न करने बैठो नॉर्थ ईस्टर्न कोर में, मतलब हमने बुक ली और बुक में ही लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न कोर में आता है, इसमें आता है मिड वेस्ट अमेरिका का नॉर्दर्न रीजन, उसमें ओहियो, इंडियाना, इलिनॉइस, ओहियो। ना लोकेशन देखी, ना कोई रीजन समझा, ना कुछ, रटने लगे। ये तो भाई 15-20 मिनट में भूलेगा, 1 घंटे बाद तो इसकी कोई म्याद ही नहीं। और ऐसे में 4 रीजन अभी और पढ़ लेंगे तो ये तो वैसे ही वैनिश हुआ होगा। यहाँ प्रेपरेशन टफ़ हो जाती है, तब बच्चे गिव अप करते हैं कि प्रेपरेशन इम्पॉसिबल है ये, क्योंकि करना ये पड़ेगा। रीजनल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर टफ़ इसलिए लग रही है कि तरीका गलत है। और इसको एक वर्ड दे दो, टेक्निक, तो ये टेक्निक तो अब जग जाहिर है, कोई छुपी हुई टेक्निक तो है नहीं, ये है टेक्निक। इसके अलावा कोई कुछ बताए कि टेक्निक लगाएंगे, वो कुछ नहीं होता। वो जब आंख बंद करके कोई टेक्निक लगाता है, समझ लो कि वो तुम्हें वो लगा रहा है। ओके, टेक्निक तो यही होती है, दिस इज़ द टेक्निक। चलें आगे, चलो। तो लिखा हुआ है कि फिज़िकल एनवायरनमेंट बहुत डाइवर्स है। जैसे इसमें आता है नॉर्थ गल्फ़ अटलांटिक कोस्टल प्लेन, फिर इसी में आएगा द नॉर्दर्न अपलेशियंस। बिल्कुल सही है, ये देखिए ये अपलेशियन माउंटेन्स जा रहे हैं, तो इसका नॉर्दर्न हिस्सा तो उस गोले के अंदर आएगा ही आएगा। तो अपलेशियंस का नॉर्दर्न हिस्सा देखिए ना, ये अपलेशियंस हैं यूएसए के ईस्ट में, तो इसका ये नॉर्दर्न हिस्सा उस गोले के अंदर आएगा ही आएगा। तो नॉर्थ अपलेशियंस लिखा हुआ है। एरिया सराउंडिंग द ग्रेट लेक्स, बिल्कुल क्लियर है। ये ग्रेट लेक्स देखिए आप, उसके सराउंडिंग का एरिया आ तो रहा है इसके अंदर। तो फिज़िकल रीजन कितना डाइवर्स हुआ? माउंटेन का रीजन यानी कि द अपलेशियंस, प्लेन, द ग्रेट लेक्स,
the coastal, Atlantic region, all the regions are there. So physical environment is very diverse. Likewise, industry भी तो उतनी diverse होगी. टूरिज़्म नहीं होगा यहाँ पे, पक्का होगा. तो जितना फिजिकल एनवायरनमेंट डाइवर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उतनी डाइवर्स होगी. हम अभी समझेंगे. तो ये पहली जानकारी हमें मिल गई. आगे इसके बारे में लिखी है कि अब जो पूरा नॉर्थ अमेरिका है पूरा, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट होल नॉर्थ अमेरिका, इसमें यूएसए कनाडा दोनों हैं. उसका सबसे बड़ा मेट्रोपोलिस जो है, द लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, द होल नॉर्थ अमेरिका इज़ द न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क इज़ द लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस ऑफ द होल ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. और वो न्यूयॉर्क इसको एंकर कर रहा है, मतलब वो इसका केंद्र बिंदु है. इस नॉर्थ ईस्ट कोर का केंद्र बिंदु न्यूयॉर्क मेट्रोपोलिस है. ओके, तो क्या है वो न्यूयॉर्क मेट्रोपोलिस अभी समझ लेते हैं. और अब हमने जब रीजन देखे तो हमने न्यूयॉर्क देख ही लिया था. ओके, हमने न्यूयॉर्क देखा ही था अभी जब हमने देखा. तो लिखा हुआ है कि द नॉर्थ अमेरिकाज लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस दैट इज़ न्यूयॉर्क इज़ द पार्ट ऑफ दिस नॉर्थ ईस्टर्न कोर रीजन. और ये क्या है? इट इज़ द इकोनॉमिक हार्ट ऑफ द यूएसए एंड कनाडा. ये यूएसए एंड कनाडा का इकोनॉमिक हार्ट है, आर्थिक दिल है ये. सो विच इज़ द इकोनॉमिक हार्ट ऑफ कनाडा एंड यूएसए कंबाइंड? न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क का महत्व तो अपने आप ही क्लियर हो गया. फिर अमेरिका की और कनाडा की 1/3 जनसंख्या, द 1/3 33% इन्हीं क्षेत्रों में बसी है. आई बात समझ में? इन्हीं क्षेत्रों में है. तो यूएसए एंड कनाडा का इकोनॉमिक हार्ट इज़ द न्यूयॉर्क रीजन दैट इज़ द लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस ऑफ द होल ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. तो आप ऐसा भी मान सकते हैं कि आपको मैच द कॉलम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक रीजन दे दिया न्यूयॉर्क, वो मेट्रोपोलिस के रूप में आ गया. और मान लीजिए एक रीजन दे दिया ब्रसेल्स और वो हेडक्वार्टर्स की फॉर्म में आ गया. और मान लीजिए एक रीजन दे दिया सिंगापुर. रीजन मतलब यहाँ पे ये मैं जगहों के नाम सिंगापुर, और वो मेन ट्रांजैक्शन इंटरपोर्ट के रूप में आ गया, है ना. तो इस तरह से नाम दिए भी जा सकते हैं और उनको भी मैच हमें करना हो सकता है. देयर कैन बी द थिंग्स क्लियर. सो मतलब द डाइवर्स रेंज ऑफ क्वेश्चंस आर देयर टू अंडरस्टैंड योर नॉलेज. ऐसा कोई यूनिक नहीं पूछा उन्होंने. हक बनता है उनके बारे में न्यूयॉर्क पूछने का. कारण पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर यूएसए है और वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, तो पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका यानी कि इंक्लूडिंग यूएसए एंड कनाडा में से अगर कोई लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस है तो वो न्यूयॉर्क है. और पूरा विश्व अगर प्रभावित है तो वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से अमेरिका से प्रभावित है, यूएसए से. और हम तैयारी में हैं, और तैयारियों में विश्व के देश के बड़ी सरगर्मियां बड़े मुद्दे में पता होने चाहिए. तो फिर न्यूयॉर्क ना पता हो ये गलत है. वो कहाँ है ये पता ना हो तो तैयारी इनकम्प्लीट है. ओके, इसलिए इसकी जानकारी ज़रूरी बनती है. क्लियर. तो नॉर्थ अमेरिकाज लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस न्यूयॉर्क दैट इज़ इकोनॉमिक हार्ट ऑफ द यूएस एंड कनाडा इज़ बिलोंगिंग टू दिस रीजन. अब आगे कहानी द मेगालोपोलिस. अब देखिए द न्यूयॉर्क इज़ अ मेट्रोपोलिस रीजन, पर्टिकुलर मेट्रोपोलिस रीजन. अब इस जैसे जलंधर है, ठीक है, पहले जलंधर था और उसके बाद लुधियाना था और उसके बाद इधर अमृतसर था. पहले जलंधर के से जब लुधियाना जाते थे तो जलंधर शहर से हल्का सा बाहर आने पे लुधियाना तक बिल्कुल फ्री पैचेस ऑफ फार्मलैंड्स आ जाते थे. एक लंबा हाईवे खेतों का चलता था. अब मैं आपसे कहता हूँ कि जलंधर से निकलिए ज़रा. पहले तो जलंधर आपको कहीं भी डिस्कनेक्ट नहीं नज़र आएगा फगवाड़ा से. पूरा बिल्टअप एनवायरनमेंट, हाईवे के इधर उधर पैलेसेस, रिजॉर्ट्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस. द लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU इज़ ऑन द एक्चुअली हाईवे. द रीजन कनेक्टिंग द फगवाड़ा एंड द जलंधर दैट इज़ द चहेड़ू इलाका. तो द होल बिल्टअप एरिया एक्सटेंडिंग जो बना हुआ कंस्ट्रक्शन एरिया है बढ़ता जा रहा है जलंधर से. फिर फगवाड़ा आपको आगे जाके देखिए मर्ज होता देखेगा, वो कौन जगह है, गुराया से. मतलब फिलौर आता जाए. लुधियाना कब आ गए पता ही नहीं, कुछ खाली आया ही नहीं.
कोई हाईवे के अराउंड फ्री लैंड आएगा ही नहीं। तो इस तरह से ये बिल्ट अप एरियाज बढ़ते जाते हैं। एक समय आएगा, यू विल ऑब्जर्व कि वो जालंधर जो कभी आइसोलेटेड था लुधियाना और अमृतसर से, ये इकट्ठे हो जाएंगे। इतना बिल्ट अप एनवायरनमेंट इधर का उधर और उधर का इधर घुल मिल जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। इसको एंकर कर रहा होगा एज अ मेट्रोपोलिस जालंधर। बट ये जो सारा जुड़ गया है अब जालंधर, अमृतसर और पूरा लुधियाना, ये सारा, दिस विल बी द लार्ज मेगालोपोलिस, अ लार्ज मेगालोपोलिस एरिया, द मेगा है ना, पॉलिस द सिटी विल बी द लार्ज मेगालोपोलिस। इस तरह से जब हम बात कर रहे हैं इस नॉर्थ ईस्टर्न कोर ऑफ द यूएसए की, सो द मेगालोपोलिस वी विल डिस्कस, दैट इज़ द बिल्ट अप एरिया फ्रॉम वाशिंगटन डीसी टू बॉस्टन। ऊपर नॉर्थ में मैसाचुसेट्स की मेन बॉस्टन, नीचे आ जाइए तो वाशिंगटन डीसी, मैंने बताया मैरीलैंड के इलाके में। तो ठीक हो बेटा, वाशिंगटन डीसी से बॉस्टन तक ये पूरा इज़ अ लार्ज बिल्ट अप एरिया, इट इज़ द मेगालोपोलिस। ख़त्म ही नहीं हो रहा, चलते चलो जाओ, चलते जाओ। तो लिखा हुआ है कि दिस रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या है इस रीजन में वो हम अभी देखेंगे। पहले मैं आपको अब बहुत अच्छा नक्शा इसका बुक में दिया है, कहीं और नहीं, बुक में बड़ा अच्छा नक्शा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हैव अ ग्लिम्स ऑफ द मेगालोपोलिस रीजन that we are talking about. Look at this image. देखिए कितनी सुंदर इमेज दी है ऑथर ने। देखिए ये मेगालोपोलिस है, ओके। अब यहाँ पर आप देख सक रहे हैं ना कि देखिए मेन नाम का स्टेट तो ऊपर ही रह गया, न्यू हैम्पशायर भी यहीं पर है, पर उसका भी थोड़ा थोड़ा ग्रीन रीजन। और जगह का नाम क्या है, देखिए मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर यहाँ भी है, मैनचेस्टर उधर इंग्लैंड में भी है। वही बात, ये न्यू इंग्लैंड इलाका है। देखिए वर्मोंट नहीं कवर हो रहा है इसमें, मैनचेस्टर पूरा कवर हो रहा है। देखिए और उसका जो मेन उसकी राजधानी देखिए बॉस्टन, ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी। भाई बड़ी यादें हमारी इससे, कोई था जो यहाँ सेलेक्टेड था। ओके आगे चलें, इसके बाद आ जाओ, देखो ये देखो रोड आइलैंड, कैपिटल द प्रोविडेंस। ये देखो कनेक्टिकट, कैपिटल द हार्टफोर्ड। उसके बाद ये देखो कहाँ गया, ये है पूरा न्यूयॉर्क का सिर्फ साउथ ईस्ट एरिया इलाका, ओके। उसके बाद ये देखिए ये पूरा का पूरा पेंसिल्वेनिया का सिर्फ ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न रीजन, क्लियर। उसके बाद ये सारा ये पेंसिल्वेनिया में ही यहाँ पर जा कर के देखिए जगह आ रही है फिलाडेल्फिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए ये सारा मैरीलैंड इलाका, वाशिंगटन डीसी। उसके बाद देखिए ये दिलावरे और इसका ये इम्पॉर्टेंट शहर द डॉवर। तो यहाँ से देखिए ये वाशिंगटन डीसी से शुरू होके बॉस्टन तक, वाशिंगटन डीसी टू बॉस्टन, दिस होल इज़ द मेगालोपोलिस। थोड़ा थोड़ा इलाका कवर कर रहा है हर जगह का, थोड़ा सा न्यूयॉर्क का कवर कर रहा है, थोड़ा सा मैरीलैंड का कवर कर रहा है, थोड़ा सा वर्जीनिया का कवर कर रहा है, थोड़ा सा दिलावरे का कवर कर रहा है, थोड़ा सा कनेक्टिकट का, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स, ये सारे कवर हो रहे हैं। थोड़ा सा मेन का इलाका कवर कर रहा है और थोड़ा सा न्यू हैम्पशायर का। दिस इज़ द, ये बंदरगाही इलाका जो है, ये है सपना दुनिया का, यहाँ पहुँचना। हमारे युवा जब ड्रीम लेके जाते हैं पानी के जहाज़ों पे, हवाई जहाज़ों पे, यहाँ उतरना चाहते हैं। ये विकास का एक केंद्र था एक लंबे समय तक, ये मेगालोपोलिस। फिल्मों में हर जगह पर जो लार्जर देन लाइफ अमेरिका दिखाया जाता है, ये दिस मेगालोपोलिस बेल्ट, ओके, फ्रॉम वाशिंगटन डीसी टिल बॉस्टन इज़ अ वेरी लॉन्ग बेल्ट, क्लियर। तो ये इस नॉर्थ ईस्टर्न कोर रीजन में आ रहा है। तो लिखा हुआ है मेगालोपोलिस, द बिल्ट अप एरिया फ्रॉम वाशिंगटन डीसी टू बॉस्टन, वो यहीं पे आता है। हमने मेट्रोपोलिस चर्चा किया था न्यूयॉर्क, हमने फिर मेगालोपोलिस बेल्ट चर्चा कर ली। अब देखिए द कोर रीजन, इसका कोर रीजन लिखा हुआ है, द कोर रीजन इज़ द मैन्युफैक्चरिंग और द रस्ट बेल्ट। दिस कोर रीजन, इस कोर रीजन में भी दिस न्यूयॉर्क
और उसके सराउंडिंग का रीजन, इट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट ऑफ वन टाइम, मेन इंडस्ट्रियल हब। लेकिन जैसे जैसे पोस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ शुरू हुई, इंफॉर्मेशन एज बढ़ने लगी, मार्केटिंग एजेंसीज़ का दौर आ गया, टूरिज़्म जैसे सेक्टर विकसित होने लगे, फाइनेंशियल सेक्टर्स का विकास होने लगा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का विकास होने लगा। ये तो वो इंडस्ट्रियां हैं ना जो मेन बेसिक हैवी कोर इंडस्ट्रियल वाले युग के बाद की इंडस्ट्री। तो द पोस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जब उनका विकास यहाँ होने लगेगा तो धीरे धीरे वो जो इंडस्ट्रियल हब हैं वो डिक्लाइन होने लगेंगे, वो इंडस्ट्रीज़ डिक्लाइन होने लगेंगी। इसलिए फिर उसे हम रस्ट बेल्ट कह देते हैं। मतलब बंद पड़ी फैक्ट्रियों को जैसे जंग लग जाता है, जंगाल, वैसे जिन कारणों से उन शहरों में रौनक होती है, उन इलाकों में जनसंख्या आती है, वो कारण जब ख़त्म हो जाए तो वो रौनक भी चली जाती है, वो इलाका रस्ट बेल्ट हो जाता है। तो ये जो कोर एरिया है यहाँ का, ये महत्वपूर्ण है। एक समय का बहुत चर्चित मैन्युफैक्चरिंग रीजन, 1950 के बाद इसमें थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन आना शुरू हुआ। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री आज भी है लेकिन उस स्तर की नहीं है। ये रीजन बदला है इंडस्ट्री युग के बाद की गतिविधियों में, दैट इज़ अ पोस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में। और लोग अब दूसरे इलाकों की ओर भी गए हैं, जैसे साउथ अमेरिका, साउदर्न यूएसए और वेस्टर्न यूएसए की तरफ भी गए हैं। वहाँ पर अब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में, टूरिज़्म के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में। वहाँ पर सुविधाएं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो लोग वहाँ जा रहे हैं। जनसंख्या घट रही है। कुछ इम्पॉर्टेंट शहरों के नाम आएंगे जहाँ पर जनसंख्या 1950 से लेकर के अब तक 61% तक घट गई है। मतलब 61% तक पॉपुलेशन वहाँ की डिक्लाइन हो गई है। लोग जा रहे हैं उस जगह को छोड़ करके वहाँ जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आई बात समझ में? दैट इज़ सिंपल। तो इसलिए ऑब्लिक डाल के लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग रस्ट बेल्ट दोनों एक साथ लिखा है। सो कोर एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग और रस्ट बेल्ट। और यहाँ पर मैंने लिखा है दिस रीजन इज़ फेमस फॉर द हेडक्वार्टर्स ऑफ एरिया, हेडक्वार्टर्स एरिया। तमाम कॉरपोरेशंस के, बिजनेस हाउसेस के यहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं। टूरिज़्म है, यहीं पर हैं द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे द वॉल स्ट्रीट, ओके, यहीं पर है। यहीं पर हैं इम्पॉर्टेंट कल्चरल सेंटर्स, जैसे कि अमेरिका के जब भी आप चैनल्स देखते हैं या आप कोई भी केबल देखते हैं तो उसमें आपको दिखता होगा ब्रॉडवे के प्रोडक्ट्स, द ब्रॉडवे। तो यहीं पर हैं ऑफिसेज ऑफ द ब्रॉडवे, यहीं पर हैं म्यूज़िक गैलरीज़, यहीं पर हैं म्यूज़ियम गैलरीज़, यहीं पर आर्ट सेंटर्स हैं, और यहीं पर हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस। ओके, हमने किया था ना चर्चा के अलग अलग जगह पे उनके ऑफिस हैं। तो ये दिस इज़ द हब नोन फॉर द कॉरपोरेशन ऑफिसेज, द कॉरपोरेट्स, the banking offices, the tourism sector, the financial areas, the financial sectors, the cultural centers and the international organization के offices. This core area now representing everything. एक समय में इसकी रौनक थी इंडस्ट्री की वजह से, but the population is declining now. इतनी बात क्लियर हुई? ओवरऑल हम जब नॉर्थ ईस्टर्न कोर की बात कर रहे हैं तो इस रीजन में जो डिफरेंट फिज़िकल ब्लॉक्स हैं वो आपको एक वैरायटी देते हैं, और वो इस चीज़ की देते हैं कि यहाँ आपको वेल्थ भी दिखेगी और इकोनॉमिक सफरिंग्स भी दिखेगी। वेल्थ भी दिखेगी और इकोनॉमिक सफरिंग्स भी। कारण ये जब हमने इस मेगालोपोलिस रीजन की बात की थी कि वाशिंगटन डीसी से ये बॉस्टन तक जाता है, तो ये मेगालोपोलिस रीजन जाना जाता है कि अमेरिका के यानी कि यूएसए के 10 रिचेस्ट काउंटीज़ में से 8 रिचेस्ट या वेल्दीएस्ट काउंटीज़ इस रीजन में फॉल करती हैं। 10 में से 8 यहाँ फॉल करती हैं। आई बात समझ में? और दिस रीजन वाशिंगटन डीसी यही रीजन है जिसके आसपास ये सभी बड़े बिजनेसेस और सभी बड़े लोग एग्जिस्ट करते हैं। न्यूयॉर्क वो